नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज हम लोग फटाफट शानदार तरीके से प्रश्नों की एक श्रृंखला करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। तो आइए बिना देरी किए हम सब प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों के कितने कहां तक हम लोग कर पाते हैं या प्रश्न के क्या क्या प्रारूप हैं। इन प्रारूपों के विषय में भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आइए शानदार तरीके से एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखेंगे और एकदम आराम से प्रश्न को करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। व्याख्या मैं करता चला। पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? तो आपको प्रभावती से या आपको जो है कि प्रभावती से या आपको कुमार देवी से या स्कंदगुप्त से या ईशान वर्मन से। तो पूना ताम्रपत्र लेख ये परीक्षा में आईएएस में भी पूछा गया है और कई परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रभावती गुप्त से संबंधित है। किससे? प्रभावती गुप्त से। अब आपको पूछा जाए कि प्रभावती गुप्त किस वंश से संबंधित थे, तब आप बताइएगा कि ये आपको गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश एवं वाकाटक वंश से, वाकाटक वंश से संबंधित थे, से संबंधित। ये दोनों मैंने दो वंश क्यों लिखा? तो भैया एक जगह इनका जन्म हुआ था और दूसरे जगह पे इनका विवाह हुआ था। ठीक ना। जन्म और विवाह दो स्थानों पर इनका हुआ था। तो अब यहीं पे हम लोग आएंगे ये गुप्त वंश में। ये जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमादित्य के पुत्री थी। क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्री थी। और क्या थी? तो आप और इनको बता सकते हैं कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के पत्नी थी। ठीक ना। होता यह है कि शकों का आक्रमण होता है और आपको जो है कि रुद्रसेन वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय शकों के हाथों मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब जानकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मिलती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक विशाल सेना लेकर निकला और भारत से शकों का समूल जड़ सड़ से उपाड़ दिया यहां से, और पूरा एकदम कहा कि ससुरा तुमको यहां रहने होने की जरूरत नहीं है, और शकों को भारत से पूरी तरह से खोज के नष्ट किया। इसने शक शासक नहपान और जो है कि उनका दमन किया। अब यहीं पे जानकारी आपको जो है कि क्या मिलती है? तो अब यहीं पे इस शकों को पराजित करने, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। पेन चेंज कर लो और आपको नोट में लिखना कि शकों को पराजित करने के उपरांत, शकों को पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य के उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के उपाधि धारण की। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। और क्या क्या? तो और आपको बता दें कि इसने आपको जो है कि शकों को पराजित करने के बाद सर्वप्रथम चांदी के सिक्के
चलवाए। ये क्या किया? तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलवाए। ये जो है ये बातें हुई, ये बात हो गई। अब ये क्या थी? तो ये आपको जो थे, ये जो प्रभावती थी, ये आपको अवंती की शासिका थी। अवंती की शासिका इन्हें बना दिया किसने? चंद्र, इनके पिताजी ने अवंती की शासिका बना दिया। और अवंती जो थे गुप्त काल में, यह आपको कैसी थे? तो गुप्त काल में सांस्कृतिक कला का प्रधान केंद्र हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है कि कोई भी पिंड इस वेग से फेंका जाए कि वह पुनः पृथ्वी पर न आए, या कोई भी फेंकता है तो वह नीचे की ओर क्यों गिरता है, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी की समानुपाती और उनके क्या व्युत्क्रमानुपाती कुछ करके है, तो ये आपको है। तो ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम, किसने? ब्रह्मगुप्त के द्वारा आपको जो है कि यह सिद्धांत दिया जाता है। अब लेकिन जब पूछा जाए कि ये तो ठीक है, किसने दिया था कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है, तो आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य स्थित है, सूर्य स्थित है और चंद्रमा और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये बात इनके द्वारा है और ये बात आपको ब्रह्मगुप्त के द्वारा कहा गया है। ठीक, ये हम सब जो है शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखला को एक एक करके हम सब देखते चलेंगे और करते चलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम सब प्रश्नों के श्रृंखला के ओर चलते हैं और देखते हैं आपको जो है तीसरा प्रश्न, सती प्रथा। ये आपको सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। कहां से? प्रयाग प्रशस्ति से, उदयगिरी अभिलेख से, एरण अभिलेख से या देवपाड़ा अभिलेख से। तो सर्वप्रथम हमें सती प्रथा के जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। अब एरण अभिलेख में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये बनता है कि किसके अभिलेख? तो भानुगुप्त ने, भानुगुप्त, ये भानुगुप्त था और भानुगुप्त के मित्र हुणों से पराजित हुआ और मारा गया। उसकी पत्नी सती हो गई और उनका जो मित्र था, भानुगुप्त के मित्र का नाम क्या था? तो भानुगुप्त के मित्र का नाम आपको जो था गोपराज था, गोपराज, ठीक ना। गोपराज जो था भानुगुप्त का मित्र था और सेनापति भी था। हुणों से युद्ध करता हुआ मारा गया और ये जानकारी एरण अभिलेख को कब लिखा गया था? तो 510 ईस्वी, 510 ईस्वी में एरण अभिलेख जो है ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य है, जहां पे आपको क्या है कि प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य माना जाता है एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग के संज्ञा दी है?
रोमिला थापर ने, या बीडी चट्टोपाध्याय ने, या के.एम. मुंशी ने, या आपको आर.एस. शर्मा ने, किसने आपको दिया है? तब आप जवाब देंगे के.एम. मुंशी ने आपको गुप्त काल को स्वर्ण युग के संज्ञा दी है। यानी प्राचीन राजवंशों में गुप्त वंश जो था ये आपको कैसा था? तो स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, चलिए आगे हम सब प्रश्नों के श्रृंखला को करते हैं। नेक्स्ट, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, या आपको स्कंदगुप्त द्वितीय। तो ये पर्णदत्त जो था ये आपको स्कंदगुप्त द्वितीय के का सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था। ठीक ना। इसके बाद आपको पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र प्रांत का नगर प्रमुख था। चक्रपालित ने ही सुदर्शन झेल का जीर्णोद्धार करवाया। ये आपको मैंने बताया। ठीक, चीजें समझ में। ये सब प्रश्न चाहे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हुआ, चाहे आपको स्कंद, यह जानकारी कहां से मिलती है तब आप बताइएगा। यह जानकारी नोट कर लो ना, यहां पे लिख लो नोट में। यह जानकारी रुद्रदामन के स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। गढ़ अभिलेख से मिलती है। साथ ही साथ बता सकते हो, दूसरा नोट में भी कर लो कि जूनागढ़ अभिलेख से आपको हुणों के पराजय की जानकारी मिलती है। हुणों के पराजय के जानकारी, ये बातें याद रहिएगा आप सब। नेक्स्ट, वह गुप्त शासक जिसने हुणों को पराजित किया था। आ ही गया प्रश्न। मन माफिक आपके मन के अनुसार। अब आप तो व्याख्या तुरंत दे ही लेंगे, चूंकि अभी तुरंत मैंने इसकी व्याख्या कराई है। और किसके? तो स्कंदगुप्त के हुणों के पराजय की जानकारी मिलती है। अब देखो यहीं पे हुणों के पराजय की जानकारी प्राप्त होती है। हुणों के पराजय के जानकारी तब स्कंदगुप्त के आपको जो है कि जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। फिर आपको और क्या मिलती है? तो आपको हुणों के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो हुणों के भारत पर आक्रमण की जानकारी, आक्रमण के जानकारी ये आपको कहां से मिलती है? तो ये जानकारी
आपको जो है भारत पर आक्रमण की जानकारी आपको जो मिलती है, ये आपको भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। ये दोनों बातें आप सबको समझ में बिल्कुल आ गया होगा और हूबहू डिट्टो देखिएगा परीक्षाओं में, मेरी गारंटी है कि हूबहू डिट्टो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप भी अपने प्रश्नों के श्रृंखला को चेक करिएगा और देखिएगा कि इसके बाहर क्या सर ने जो बताया उसके बाहर भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रभावती गुप्त शासिका थे, किस शासिका थे? ये कहां के थे या किस वंश के थे? तो यहां वाकाटक वंश के शासिका थी। किसके? वाकाटक वंश के। यहां पे यदि दिया जाए कि गुप्त वंश के शासिका थे तो ये आपको गलत आंसर होगा, चूंकि ये इसलिए गलत आंसर होगा कि वाकाटक नरेश जो थे आपको रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। किसकी? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी, ठीक ना। और शासिका कहां की थी? तो ये आपको अवंती के शासिका भी थी। और एक बात बता दे कि गुप्त काल में एकमात्र शासिका भी आपको यही रही है, ठीक ना। और ये इसके साथ साथ ही ये और क्या थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय तथा आपको नाग राजकुमारी कुबेर नागा के पुत्री थी, तथा कुबेर नागा की पुत्री, ये जो थे कुबेर नागा के पुत्री थे, कुबेर नागा। और आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से उत्पन्न संतान माने जाते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? अबे पिछले व्याख्या में मैंने इसे बड़े ही शालीनता के साथ और शानदार तरीके से आपके प्रश्नों के व्याख्या मैंने किया और मैंने आप सबको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपाधि क्या थे। तो इसने शकों के उन्मूलन करने के पश्चात जो है ये आपको धारण किया। साथ ही साथ एक बार पुनः बता दे रहा हूं रिमाइंडर के लिए कि इनको पराजित करने के बाद आपको और दूसरा काम क्या किया था? तो इसने दूसरा काम जो था चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए। ये थोड़ा सा वीडियो आप लोग तेज पढ़ा करिए, ठीक ना। नेक्स्ट आपको अगला, दरबार में नवरत्न का संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसका यदि शासन काल की बात की जाए तो शासन काल कब से? तो 380 से लेकर 414 ईस्वी तक, 414 तक इसका शासन काल माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरीके से किया, एक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और दूसरा इसने आपको जो है राज्यों पर आक्रमण करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब ये जो था ये समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र था। समुद्रगुप्त का सेकंड पुत्र था, ठीक। ये बात हुआ। इसके दरबार में नवरत्न निवास करती थी। कौन? नवरत्न निवास करते थे।
ये नवरत्न थे कौन कौन? तब आप जवाब दीजिएगा कालिदास एक, अमर सिंह दो, छपणका तीन, घटकरपर चार, धनवंतरी पांच। आपको इसके दरबार में पांच। आगे छठवां जो है ये आपको जो थे छठवें नंबर पे आपको जो थे शंकु, सातवां बैताल भट्ट, आठवां बारह मिहिर, ठीक ना? कौन? आठवां आपको जो था यह वाराह मिहिर, वाराह मिहिर। और नौवां कौन थे? तो वर रुचि, वर रुचि। ये आपको जो थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 5 ऊपर 4 नीचे, 5 4 9। ये 9 विद्वान जो थे इसके दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट, गुप्त शासकों में किसने लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो ये प्रश्न मैंने कई बार आप सबको कराया है और प्रश्न पढ़ाते समय भी मैंने आप सबको बताया था कि लिच्छवी दौहित्र कहकर स्वयं को किसने संबोधित किया है? तो ये आपको चंद्रगुप्त नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिच्छवी दौहित्र कहकर संबोधित किया गया है। और लिच्छवी दौहित्र कहकर ये स्वयं को गौरव की अनुभूति किया करता था। चूंकि लिच्छवी, इसके पीछे इतिहासकारों ने 2 कारण बताए। एक तो ये बताया कि उस समय लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थी और उसके साथ वैवाहिक संबंध होना अपने आप में गौरव की बात थी। दूसरी बात, कुछ इतिहासकारों का मत ये हुआ और उन्होंने अपने तर्क ये दिए कि आपको गुप्त वंश जो थे ये गुप्त थे, लेकिन ये लोग उच्च से उच्च कुल में वैवाहिक संबंध किए, इसलिए इन्हें जो थे आपको वैश्य थे और उच्च कुल में विवाह किए, तो इसलिए ये गौरव का अनुभूति करता है। ये लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। किसके साथ? कुमार देवी के साथ विवाह, और इसी से उत्पन्न पुत्र जो था समुद्रगुप्त था। और लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त कहता था, और लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता था लिच्छवी का भांजा। अर्थ लिच्छवी का भांजा, भांजा। ये स्वयं को ऐसा कहकर गौरव की अनुभूति किया करता था। इसके द्वारा ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का उत्कीर्ण मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति पर आपको जो है अकबर की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? अकबर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर आपको अकबर की जानकारी प्राप्त होती है। ये ऐसा आपको जो है जानकारी मिलती है। यदि कुल कहा जाए तो इस ऑप्शन में ये किस मुगल शासक के
अकबर की भी जानकारी मिलती है, साथ साथ इतिहास में जहांगीर की भी जानकारी मिलती है। और इसमें इतने ही नहीं, प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल की जानकारी मिलती है। एक बात और जान लीजिए, अब जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक की भी जानकारी मिलती है, अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। और यदि देखा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति जो थे ये आपको अशोक के रानी का अभिलेख जो थे, जिसे हम कौशांबी के अभिलेख के नाम से जानते हैं, यही कौशांबी अभिलेख जो था ये आपको प्रयाग प्रशस्ति के रूप में बाद में लिखा गया। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तब बताइएगा कि इसकी रचना जो थे वह समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ये आपको किस भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी लिपि कौन सी है, तब आपको ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसकी शैली कौन सी है, तब जवाब दीजिएगा चंपू शैली। चंपू शैली में, ब्राह्मी लिपि में यह आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस पर आपको इसमें समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक, तो ये आपको प्रश्न रहे। आगे नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था, ये आपको 2020 के पीसीएस का प्रश्न है। ठीक है ना, 2020 में ये प्रश्न पूछा था। और विष्णुगुप्त जो था ये उस समय कांची का शासक था। ये जानकारी कहां से मिलती है, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से ही ये जानकारी लिख दे रहा हूं। यह जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये आपको हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में देखें कि सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करने को कहा गया है। ये आपको एक तरफ चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का अच्छा इसमें नाम नहीं है, आपको मिलान करना है। कुमारगुप्त की पत्नी, अभी मैंने बताया कि कुमारगुप्त की पत्नी अनंत देवी थी। चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी ये आपको कुमार देवी, और ये आपको कुबेर नागा। ये इस तरह से आपको पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन संख्या 4 जो है ये बिल्कुल सही आंसर हुआ। 4 ये बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहां स्थित है, तो गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर, ये इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इससे संबंधित प्रश्नों में आपको दशावतार मंदिर जो है देवगढ़, ये आपको मिला है। देवगढ़ कहां है, तो ये ललितपुर झांसी, ललितपुर पहले झांसी देता था, ललितपुर उत्तर प्रदेश में आपको दशावतार मंदिर है। ये मंदिर आपको प्रथम मंदिर जो ईंटों से निर्मित है, जो ईंटों से निर्मित, ठीक ना, प्रथम मंदिर
जो ईंटों से आपको निर्मित है। इसके बाद आपको देखा जाए तब आप क्या बताओगे? तो आप सबको बता दूं कि ये आपको जो है यह भगवान विष्णु भगवान को समर्पित है। ये दशा अवतार मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कच्छप, वाराह, आपको जो है वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और परशुराम, ये सभी अवतारों को दर्शाया गया है। यानी भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इन्हीं अवतारों को ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस काल के मंदिर की वास्तुकला सर्वप्रथम गंगा और यमुना के आकृति आती है? तो ये पहली बार गुप्त काल में है गंगा और यमुना के आकृति प्राप्त होते हैं। और एक बात और, गुप्त यहीं पे नोट लिख लो, नोट में लिखना गुप्त काल में है सर्वप्रथम हरिहर की पूजा प्रारंभ। हरिहर बने एक साथ, हरिहर की पूजा एक साथ प्रारंभ। हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब हर हर महादेव, यानी वे शिव, इन दोनों के पूजा एक साथ प्रारंभ हुई। ये बात हुई। अब और क्या बातें हुई? तो आपको बता दें कि गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रचलित अवतार कौन सा था? तो वाराह अवतार था। कौन सा? वाराह अवतार सबसे अधिक प्रचलित अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का यह सबसे अधिक प्रचलित अवतार था। नेक्स्ट देखा जाए तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज के उपाधि धारण की? तो यदि कहा जाए तो ये कोई और नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। यह प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसका शासन काल के बाद यदि ऐसे शासन काल छोड़ दो, ये आपको इसने 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया। एक बात। दूसरे, ये प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ये आपको घटोत्कच जो है, ये जो था, इसने राजा धीराज
की उपाधि धारण की थी, उपाधि, और ये सबसे निकम्मा, सबसे कायर शासक, और इसी की हत्या करके आपको जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो थे ये आपको समुद्रगुप्त के दो पुत्र, एक आपको रामगुप्त और एक आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका रामगुप्त का शासनकाल जो था ये आपको 375 से 380 ईस्वी माना जाता है, और इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से मिलते हैं। और इसी पर आपको जो है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना की गई। ठीक, नेक्स्ट, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? तो ये देवगुप्त, देवराज, ये सभी नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने एक नहीं कई उपाधियां इसके द्वारा धारण की जाती हैं। इसने आपको जो है कि कई ढेर सारे उपाधि धारण की, और ये आपको देवराज, देवराज, परम भागवत, देवश्री, ढेर सारे देवगुप्त, देवराज, परम भागवत, देवश्री, इसने कई उपाधियां इसके द्वारा आपको धारण की जाती है। ठीक ना, इसके द्वारा आपको कौन सी? तो महाराजा धीराज, राजा धीराज। आपको समुद्रगुप्त के द्वारा आपको कौन सी उपाधि धारण की जाती है? तो समुद्रगुप्त कविराज, ये याद हो गया, कविराज के उपाधि धारण की जाती है। जबकि कुमारगुप्त के द्वारा आपको कौन सी उपाधि धारण की जाती है? तो कुमारगुप्त भी महेंद्रादित्य या कोई था, मैं भूल रहा हूं, ठीक ना, याद नहीं आ रहा है, और इसके द्वारा भी उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट, गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का, पूर्वी भारत में पूछ रहा है, ठीक ना, जैसे भारत ऐसे बनाओगे तो ये पूर्वी भारत, ये पश्चिमी भारत हुआ, तो पूर्वी भारत में सबसे बड़ा आपको कौन सा गुप्त काल में? तो आपको ताम्रलिप्त, एक है ताम्रपर्णी और एक है ताम्रलिप्त। तो ये ताम्रलिप्त जो था बंगाल की खाड़ी को, किसे? बंगाल की खाड़ी की खाड़ी में स्थित जो था ताम्रपर्णी था, ताम्रलिप्त था। और ताम्रपर्णी यदि पूछे बच्चा ताम्रपर्णी, तब आप बताना श्रीलंका को, श्रीलंका को ताम्रपर्णी भी कहा जाता था। जबकि ताम्रलिप्त जो था उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस एक से संबंधित है? तो ये आपको कई बार मैंने बताया कि समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद अभिलेख है। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक ना। अब समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख आपको यह माना जाता है। यहां पे आप सब देखोगे कि इस अभिलेख में आपको क्या होता है, तो इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त के द्वारा आपको जो है कि इसे प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग के नाम से
भेद जानते हैं। इसकी रचना हरिसेन द्वारा लिखा गया। इसमें आपको समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी प्राप्त होते हैं। और इसमें समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किए गए अभियानों की भी सफलतापूर्वक जानकारी प्राप्त होते हैं। किस तरह के? तो सफलतापूर्वक आपको जानकारी प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न के ओर हम सब चलते हैं। तो गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो थे ये सार्थवाह किसे कहा जाता था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको मौर्य काल में भी, गुप्त काल में भी और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो व्यापारियों के कारवां को ये कहा जाता था। क्या? सार्थवाह व्यापारियों के कारवां को कहा जाता था। नगर प्रधान कौन था? तो नगर प्रधान को नगर श्रेष्ठी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? तो नगर प्रधान को नगर श्रेष्ठी। अच्छा, श्रेणी प्रधान दिया है। नगर श्रेष्ठी ये कौन होता था? तो पूंजीपतियों का प्रधान का नेता कह लो या प्रधान कह लो, जो नगर में पूंजीपति होते थे, नगर के व्यापारियों के प्रमुख हुआ करता था। और आपको जो था ये आपको प्रथम कायस्थ कौन थे? तो प्रथम कायस्थ जो थे, तो ये आपको प्रथम कायस्थ पुस्तकों के लेखक भी थे, साथ ही साथ भूमि संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करते थे। कायस्थ, एक लाइन में मैं बता दूं कि कायस्थ नामक जात की उत्पत्ति भी किसके समय में हुई? तो कायस्थों की उत्पत्ति गुप्त काल में ही हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो इसमें समुद्रगुप्त के या स्कंदगुप्त के या हुविस्क के या आपको कनिष्क के, इसमें से किसके सिक्के वजन में सबसे भारी थे? तो आप सबको पता होगा कि कनिष्क का सिक्का वजन में सबसे अधिक भारी होता था, कनिष्क का। ठीक ना? ये चूंकि सोने के सिक्के आपको मैंने पीछे एक दो प्रैक्टिस सेट में बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि सोने के सर्वप्रथम सिक्के चलवाए किसने चलवाए? तब जवाब दीजिएगा कि आपको जो है शक शासकों ने या हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानियों जिसे इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक ना? इंडो ग्रीक जब पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तब जवाब दीजिएगा विम कडफिसस
एफिसस। ये किस वंश का था? तब कुषाण वंश का था। इसके द्वारा आपको चलवाया गया। जब पूछे कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, सर्वाधिक वजन के स्वर्ण सिक्के चलवाए, तब आप जवाब दीजिएगा कनिष्क के द्वारा चलवाया गया। जब पूछे कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, स्वर्ण सिक्के चलवाए, तब आप जवाब दीजिएगा कि गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाए। और स्वर्ण सिक्कों को गुप्तों के काल में क्या कहा जाता था, ये आप बताओगे, ठीक ना? गुप्तों के काल में क्या कहा जाता था? चलिए नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ये भी परीक्षा में आपसे कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सबको पता भी है कि गुप्त काल में आपको जो थे स्त्री और ये प्राकृत भाषा में बोलते थे आपस में नाटकों में। गुप्त काल के चाहे वह कालिदास का नाटक हो, चाहे वह आपको वररुचि का हो, चाहे वह आपको जो है कि किसी का हो, ठीक ना, आपको जितने हैं सभी नाटकों में शूद्र और महिलाओं की भाषा प्राकृत बताई गई है, जबकि राजा राजकुमार और अभिजात्यों की भाषा संस्कृत बताई गई है। राजा राजकुमार पुरोहित और अभिजात्य वर्ग की जाति के भाषा क्या थे, तब आप जवाब देंगे कि संस्कृत थी। ये आपको उनके द्वारा जो था किया गया था। नेक्स्ट, अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। किसका नहीं करता है? आम लोगों के निरामिषता का, या मध्य देश में शांति एवं व्यवस्था का, या दंड एवं कठोरता का, या चांडालों के समाज बहिष्कृत के रूप में। चलिए ये करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। जल्दी से आप सब प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, ठीक ना? तो ये पहले तो हम लोग कुछ बातें यहां से देख लें, यहां से, ठीक ना? फाहियान था कौन? तो फाहियान जो था चीनी यात्री था। फिर ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ये बात ही। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का वर्णन किया है।
आर्थिक नीति का वर्णन किया है। और क्या किया है, तो इसने फो क्योंकि की रचना की। और तब अब देखो, अब इसमें क्या क्या मिला, तो चांडाल, आपको चांडालों के बहिष्कृत रूप में किया है। मध्य देश में शांति एवं व्यवस्था का भी जिक्र किया है। आम लोगों में निरामिषता का, धार्मिक बातें भी करता है। तो कौन से नहीं करता है, तब आप जवाब लगाइएगा कि आपको दंड व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है। इतना ही नहीं, इसने व्यापारिक माध्यम को, कौड़ियों को, पैसे कौड़ियों को वस्तु विनिमय का साधन बताया है। वस्तु विनिमय का साधन बताया है। ये आपको बातें, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। अक्षय विणी क्या थी? अक्षय विणी एक बैंक था, या उधार पूंजी थी, या श्रेणी समूह था, या न्यास था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अक्षय विणी जो थी ये आपको क्या था, तो अक्षय विणी आपको एक प्रकार का न्यास था। न्यास का मतलब समझते हैं कि नहीं? ट्रस्ट TRUST, ट्रस्ट माने विश्वास, ट्रस्ट। और एक प्रकार का गुप्त काल में न्यास जो था एक प्रकार का ट्रस्ट था। और इसमें सभी वर्ग के लोग जो थे ये अपने भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे। और निपटारा करने वाले अधिकारी पदाधिकारी को भी न्याय जो था अक्षय विणी कहा जाता था। ये आपको प्रमुख बातें थी। नेक्स्ट, कायस्थ शब्द का उल्लेख। अभी ये मैंने बताया कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। ये इनका मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य जो था इनका भूमि संबंधी यानी लेखपाल वाला, भूमि का आंकड़ों का लेखा जोखा रखना, भूमि के आंकड़ों का लेखा जोखा रखना, ये आपको इसका प्रमुख कार्य था। अब किसमें मिलता है ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तब ये आपको मुद्रा राक्षस में इसका जिक्र मिलता है। मुद्रा राक्षस के रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस जो है ये आपको किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये एक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक है और इसके रचनाकार आपको विशाख दत्त, किसने? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। एक और विशाख दत्त ने नाटक लिखा है जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के रचना भी किसने किया? तो विशाख दत्त के द्वारा ही आपको जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचना की जाती है। ये विशाख दत्त ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, गंधिकों ने सिक्के चलवाए, इसका प्रमाण आपको कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण गंधिकों से, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग गंधिकों से समझ नहीं रहे होंगे, ठीक ना?
गंधकों के सिक्के कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं। ठीक ना, इनके सिक्कों के चलाए जाने का प्रमाण कौशाम्बी से आपको मिलता है। नेक्स्ट, सुदर्शन झील के बारे में अभी मैंने पीछे बताया कि किसके अभिलेखों में वर्णन मिलता है, तो स्कंदगुप्त के अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। किसके? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, के जूनागढ़ अभिलेख में, अभिलेख में आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, ये बात हुआ। नेक्स्ट, आगे ये जूनागढ़ अभिलेख जो था, ये आपको इसमें और भी जानकारी मिलती है। ये संस्कृत, फिर मैं बता रहा हूं, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। देख भाई, ये कौन सा? तो ये जूनागढ़ नहीं है, ये संस्कृत भाषा में रुद्रदामन का जूनागढ़ है। ठीक ना, यहां पे रुद्रदामन कर लेना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये इसमें आपको क्या मिलता है? तो इसमें आपको स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुणों के आक्रमण की जानकारी, हुणों के आक्रमण की जानकारी, ठीक ना, ये मिलती है। हुणों के आक्रमण की जानकारी आपको प्राप्त होती है। देखो, जूनागढ़ अभिलेख दो व्यक्ति का है, एक रुद्रदामन का है, शक शासक रुद्रदामन का है, और दूसरा आपको गुप्त शासक स्कंदगुप्त का आपको जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हुणों पर विजय की जानकारी मिलती है। हुणों पर आक्रमण, हुणों पर विजय की, आक्रमण नहीं, हुणों पर विजय की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको जो था, स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त होती है। किसके? सुदर्शन झील की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतया होती थी? तो हरि माने विष्णु और शिव की पूजा होती थी। किसके? हरिहर की पूजा, हरिहर की एक साथ पूजा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। हरिहर की एक साथ पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट, शक एवं गुप्त संबंधों के बीच कितना अंतर है? शक संबंध और गुप्त संबंध, तो अंतर, बीच का अंतर पूछ रहा है। तो शक संबंध 78 एडी में चला और गुप्त संबंध 319 एडी में चला। तब आपको दोनों में अंतर बताना है। तो दोनों के अंतर को मिलाकर आपको कितना होगा? तो 200 कितना, 319 में से 78 घटा लो, 9। ये कितना में चलाया था? 320 में चलाया था क्या?
ए गुप्त संवत 319 में, और शक संवत आपको कब प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत जो था ये आपको ये इनके द्वारा शक कनिष्क के द्वारा 78 एडी में ही है, ठीक ना। 319 और 78 आप आओगे तो 242 वर्ष का अंतर आपको मिलेगा। कितने? 242 वर्ष का आपको दोनों के बीच का अंतर घटा के देखना, ठीक ना। 42 वर्ष का अंतर मिलता है, कहीं देख लेना। इकतालीस ही आ रहा है ना, 319 और 78, तो 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 7 4 11 4 2 241 242 ऑप्शन दिया है, ठीक ना। चलिए ये आपको जो है ये 241 वर्ष का अंतर दे रहा है, 241 होना चाहिए, 42 नहीं होना चाहिए। वह श्रेणी जो राजकुमार कुमार गुप्त के काल में लाट से लेकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो पट्ट वस्त्र के व्यापार में, यानी कपड़े के व्यापार में, आपको कपड़े के व्यापार में, पट्ट वस्त्र का मतलब जो के धारण करने वाला कपड़ा है, ये आपको लाकर बस गई थी, ठीक ना। ये आपको प्रमुख जानकारी आपको प्राप्त होते हैं। कुमार गुप्त के काल में लाट से लाकर दसपुर में बसाया गया था, और व्यापारियों का यह समूह जो था ये आपको व्यापार कर रहा था। नेक्स्ट, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य क्या था? व्यापारियों का प्रधान या दंडाधिकारी या मुख्य शिल्पी या कुल का प्रधान? तो चूंकि कुलिक पदाधिकारी पूछ रहा है, कुलिक पदाधिकारी, आप सबके सामने कुलिक पदाधिकारी के विषय में बताना है, तो ये कौन सा कुलिक पदाधिकारी होगा? तो इसमें कुलिक का मतलब है कुल के प्रधान से तात्पर्य लगाया गया है, और ये कुलिक प्रधान जो था ये कुल का प्रधान हुआ करता था, इसे ही कुलिक पदाधिकारी आपको कहा गया है, ठीक ना। तो कुलिक पदाधिकारी जो था इसका तात्पर्य आपको जो था कि मुख्य शिल्प और कुल के प्रधानता से लिखा गया है। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, ये कुमार देवी एक और है कुमार देवी, एक कुमार देवी समुद्रगुप्त के मां कुमार देवी नहीं है, ये कुमार देवी जो है ये आपको बनारस के, आपको मिर्जापुर और वाराणसी के राजा जो थे इनके पत्नी थी आपको, और इनके द्वारा सारनाथ में आपको जो है धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया गया है, ठीक ना। धर्म चक्र जिन विहार का ये आपको एक गढ़वाल वंशीय राजा था, गोविंद चंद्र राय, उसी की पत्नी आपको कुमार देवी थी, किसकी? गोविंद चंद्र राय। ये आपको किस वंश के थे? तो गढ़वाल वंश, और इस वंश का एक नाम सुने होंगे आप राजा का, जयचंद्र का नाम सुने हैं, जिसे मोहम्मद गोरे ने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। वही आपको गोविंद चंद्र राय के वंश से हे जयचंद्र माना जाता था। गढ़वाल वंश, इसकी स्थापना विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में मिर्जापुर में हुई है। और आपको अभी भी बनारस के राजा की जब बात की जाती है तो बनारस के राजा जो है रामनगर के राजा, ये कोई और नहीं, यही गढ़वाल वंशीय राजा
है। ठीक, नेक्स्ट देखो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत के विजय को क्या कहा गया है? तो दक्षिण भारत के विजय को दिग्विजय कहकर संबोधित किया गया है, या धर्म विजय, या आपको जो है दक्षिण विजय, या रण विजय। चूंकि आपको प्रयाग प्रशस्ति में 2 प्रकार की विजयों के जानकारी आपको प्राप्त होती है। एक आपको धर्म विजय के जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा जो है कि आपको क्या नाम है, दिग्विजय। ये 2 विजयों के जानकारी प्राप्त होती है। तो जो दक्षिण में विजय किया था इसे धर्म विजय नाम दिया गया है। और इसी के तहत मैंने आपको बताया भी कि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में एक बात और उल्लेख मिलता है कि आपको उस समय वहां के जो दक्षिण भारत में अंतिम राजा आपको विष्णुगुप्त की जानकारी, गुप्त के जानकारी मिलती है। मैंने पीछे के जवाब में आप सबको बताया। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त द्वितीय के विजयों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भैया इस बात की जानकारी नहीं है, उदयगिरि अभिलेख में भी नहीं है, मुद्रा राक्षस में उसके विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और मुद्रा राक्षस में चूंकि जयशंकर प्रसाद का आप सब नाम जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद ने आपको जो था हूबहू मुद्रा राक्षस जो कि आपको विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, और इसके बाद उसमें आपको शक शासक के मारे जाने की जानकारी मिलती है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि इसके विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? तो महरौली अभिलेख मैंने पढ़ाया था, महरौली स्तंभ लेख पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है, और यह चंद्र राजा कोई और नहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? तो चंद्र राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ये कोई और नहीं। और ये महरौली अभिलेख है कहां? तो ये महरौली अभिलेख आपको दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहां पर? प्रश्न भी पूछा है कि कहां पर? जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के ही आपको जो एरिया है उसी एरिया में आपको महरौली स्तंभ है। महरौली स्तंभ के एक खासियत और बता देता हूं कि आज तक इतने लगभग आपको जो है कि 1500 वर्षों से अधिक का आपको हो गया, और इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। जंग क्यों नहीं लगी है अभी तक किसी ने खोज नहीं पाया, और आप सबको पता होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये आपको यहां से जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न में आइए, अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं। ये अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं के विषय में विस्तृत जानकारी आप सबको प्राप्त होती है। और अजंता के गुफाओं में कहां के है? तो अजंता की गुफाएं जो थी ये समकालीन किसकी थी? बाघ की गुफा की, बाघ की गुफा। ये अजंता, एलोरा और बाघ, ये तीनों गुफाएं आपको महाराष्ट्र में है। कहां पे? महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा। और भीतर गांव कहां है? तो भीतर गांव कानपुर में है। कहां? कानपुर में। शीतलवासल, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाघ की गुफा से खासियत बतानी हो तो बताइए। बाघ की गुफा आपको जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित गुफा मानी जाती है। किससे? बौद्ध धर्म से प्रेरित गुफा है। और यहां पर आपको जो है कि कई प्रकार की चित्रकारी के जानकारी, आपको गुप्तकालीन चित्रकारी की जानकारी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल में किसकी उन्नति हुई? विदेशी व्यापार के, बुद्ध दार्शनिक विद्वान के, हुनों के आक्रमण के, या उपयुक्त सभी गलत है।
तो आपको गुप्त काल में जैसा कि पता है कि बौद्ध दार्शनिक तो विद्यमान हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुप्त वंशीय शासक जो थे ये ब्राह्मण धर्म के या भागवत धर्म के समर्थक थे। हुणों का आक्रमण जरूर हुआ और सबसे अधिक हुणों का आक्रमण भी आपको गुप्त काल में हुआ। लेकिन पूछ रहा है उन्नति किसकी हुई? तो उन्नति, आक्रमण होना उन्नति होता है क्या? नहीं ना, उन्नति तो नहीं होता ना। तो आपको उन्नति नहीं है, तो विदेशी व्यापार के उन्नति आपको हुई थी। और मैंने बताया भी कि गुप्तकालीन शासक जो थे ये जहाज निर्माण में आज के यूरोप से भी आगे थे। किसके? यूरोप से भी। उस समय जहाज निर्माण उद्योग जो था अपनी पराकाष्ठा पर आपको माना जाता है। ठीक ना, ये आपको माना गया है। चलिए नेक्स्ट, विषय प्रशासन के कौन से इकाई मानी जाती है? तो जल्दी से आप सब बताइए, तहसील के, जिला के, ग्राम के या प्रांत की? तो इसमें चूंकि गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति या भोग। ठीक ना, ग्राम को, जिला को और तहसील को। तो विषय जो था यह आपको जिला था, विषय को जिला कहा जाता था। ठीक ना, विषय को जिला कहा जाता था। चलिए, ग्राम को ग्राम ही कहा जाता था और इसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण होता था, जबकि विषय का यानी जिले का प्रधान जो होता था आज क्या होता है? तो जिला अधिकारी होता है। ठीक ना, लेकिन उस समय क्या होता था? तो विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषयपति। विषयपति जो था वह आपको विषयपति जिले का प्रधान हुआ करता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आप सब, भुक्ति आ ही गया। भुक्ति क्या था? एक प्रशासनिक विभाग था, सेना का एक नाम या भाग था, नापने का एक साधन था। का चीज नापेंगे? कुछ नापे उपेंगे क्या आप लोग? नहीं ना। ये देखिए एक प्रकार का कर था। तो भुक्ति जो था एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी। भूलिएगा नहीं, गलती करेंगे ना तो जबड़वा जो है ना वो एकदम से टूट जाएगा। ठीक, चूंकि भुक्ति एक प्रशासनिक इकाई थी। और भुक्ति कहते किसको थे? तो अभी पीछे मैंने बताया कि प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। किसे? प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। देखिए अब चूंकि मैंने इसके पहले ढेर सारे प्रश्न कराए हैं, ये प्रश्नों की एक निचोड़ श्रृंखला है और यदि अब नहीं सीखे तो कब नहीं सीखेंगे, ये बात मैं एकदम पक्का बता दे रहे हैं। ठीक ना, और प्रैक्टिस आप सबके अंदर, चूंकि कई बार आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आप लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन कुछ समझा बताते नहीं है कि कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। देख भैया, ये किसी के कहने होने से कुछ होना नहीं है। ये जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, स्वयं से अंतः प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं आ सकती। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लक्ष्य प्राप्त करना है आपको, हो सकता है वो कभी कभी गोस्वामी जी जो ने लिखे हैं कि आपको जो है कि बातें भूल जाने के बाद हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि नहीं महाराज तू तो समुद्र पार हो सकते हो। वो याद बीच बीच में हम सब दिलाते रहने, लेकिन आप ये सोचोगे कि क्या कैसे पढ़ें, क्या रणनीति। तो एक स्पेशल आपको चीजें स्वयं से पहले मोटिवेट हुई कि मुझे क्या करना है जीवन में, आगे कहां तक जाना है। ये जब तक स्वयं से नहीं होंगे तब तक वही होगा। क्या? भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए, यही वाली कहावत होगी। ठीक ना, आइए समझ ही गए होंगे, बाकी बुद्धिमान आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो भूमि कर का अनाज द्वारा भुगतान होता था या आपको सामंतवाद प्रारंभ हो चुका था, भूमि कर में वृद्धि हो गई थी
या आपको भूमि कर में वृद्धि हो गई थी, या आपको जो है भूमि कर के ठेकेदारों के वसूली दे दी गई थी। तो ये आपको क्या था, तो ये आपको सामंतवाद का प्रारंभ हो गया था। किसका? सामंतवादी व्यवस्था आपको अपने चरमों उत्कर्ष पर थे गुप्त काल में। चूंकि सामंतवाद जो था ये आगे चलकर जब आपको पढ़ेंगे तो सामंतवाद का और भी विकृत रूप देखने को मिलता है हर्षवर्धन के काल में, और हर्षवर्धन के बाद आपको कहीं न कहीं सामंतवादी व्यवस्था के कारण ही साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे अपने पराभव की ओर उन्मुख हो चला था। तो ये सारी बातें आप सबको जो जानकारी दी गई है, तो हम लोग देख रहे थे कि गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए। तो आपको गुप्त राजाओं में से सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो जारी किया वह आपको कौन था, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, यही आपको जो थे सिक्के जारी किए। इन्होंने शकों को पराजित कर, किसे? शकों को पराजित कर आपको जो है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक, इसके साथ ही साथ इन्होंने आपको एक और उपाधि धारण की थी। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य के उपाधि भी इनके द्वारा धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये आपको सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट भी आपको जो थे ये गुप्त कालीन खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ थे। क्या थे? खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ थे। इन्होंने भट्टियम नामक पुस्तक के रचना के नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक ना? साथ ही साथ इनके द्वारा ही बताया गया था कि सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी उसके परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसके बाद जो है ग्रह नक्षत्रों की चाल, सूर्य ग्रहण के विषय में भी इन्होंने ही बताया था। सूर्य ग्रहण के बारे में भी इनके द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक को क्या कहा जाता था? लखपति। ऐसे भी ऑप्शन आपको सही नहीं होगा, लखपति से कोई तात्पर्य नहीं है। संपत्तिशाली से भी मेरे समझ से कोई लेना देना नहीं है। पूंजीपति आज का शब्द है, लेकिन श्रेणी जो थी, श्रेणियां आपको उस समय आपको व्यापारिक समूह के को श्रेणी कहा जाता था, और व्यापारियों के समूह के जो अध्यक्ष होता था उसे आपको श्रेणिक कहकर संबोधित किया जाता था। सार्थवाह जो था, व्यापारियों के आपको समूह को सार्थवाह कहकर संबोधित किया जाता था। ये आपको लेन देन से संबंधित, यानी कह सकते हैं कि गुप्त काल में श्रेणी क्या थी, तो गुप्त काल में दैनिक लेन देन के व्यवस्थापक क्या कहलाते थे? श्रेणिक कहलाते थे। नेक्स्ट
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे, ये कहां के निवासी थे? तो ये कुसुमपुर या आपको पटना, कुसुमपुर उस समय प्राचीन नाम कुसुमपुर, पटना के ये निवासी माने जाते थे। और ये गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे, खगोल शास्त्री भी कहा जाता था। इनके द्वारा आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ लिखा गया। आर्यभट्टयम ग्रंथ के रचना इन्होंने की। इन्होंने बताया कि आपको सूर्य ग्रहण के विषय में भी इन्होंने ही बताया, सूर्य ग्रहण के विषय में, ग्रहण के विषय में, साथ ही साथ ग्रहों की चाल के विषय में भी आपको इनके द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त आपको युग में जहाज दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के लिए रवाना होते थे। अब दक्षिण पूर्व एशिया किधर है? तो दक्षिण और पूर्व एशिया आपको इधर पड़ेगा, इधर तो पश्चिम और उत्तर एशिया। तो दक्षिण पूर्व के लिए गुप्त काल में जहाज कहां से आपको रवाना होते थे? आपको कावेरी पत्तनम से, ताम्रपर्लिप्त से, या आपको जो है के भड़ौच से, या खंभात से। तो ये आपको कहां से? ताम्रलिप्त से। मैंने आपको बताया भी था, ताम्रलिप्त जो है ये आपको कलकत्ता बंदरगाह को उस समय ताम्रलिप्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? ताम्रलिप्त के नाम से। और यह आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित था, बंगाल की खाड़ी में स्थित। और ये आपको जो था ये ताम्रलिप्त, आज का कलकत्ता बंदरगाह उस समय का ताम्रलिप्त था। मैंने बताया भी था कि एक शब्द ताम्रपर्णी के विषय में भी, ताम्रपर्णी जो था श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताम्रपर्णी। ये आपको पर्णी कौन था? तो श्रीलंका ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता है। ये दो बातें। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडे, सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडे जो थे क्या थे? पुरुषपुर, पैठन, विदिशा या अहिच्छन। तो गुप्त काल में आपको सुदूर दक्षिण में स्थित जो आपको थे उसे पैठन कहा जाता था, ठीक ना। ये आपको पैठन या इसे है प्रतिष्ठान भी कहते थे, प्रतिष्ठान। ये आपको किस नदी के तट पर स्थित था? तो गोदावरी नदी के गोदावरी नदी के तट पर स्थित। आप सबको पता ही होगा गोदावरी के विषय में। गोदावरी को दक्षिण भारत के वृद्ध गंगा कहते हैं। और गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत के सबसे लंबे नदी है, ठीक ना। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर आपको मानी जाते हैं। ये प्रतिष्ठान गुप्त साम्राज्य में ही नहीं, सातवाहनों के काल में भी ये प्रतिष्ठान या पैठन थी। इसके पहले जब आप दक्षिण भारत में महाजनपद काल पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बताया था मैंने कि महाजनपद काल में आप सबको पता होना चाहिए कि दक्षिण का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। और अस्मक के राजधानी आपको कहां थे? तो प्रतिष्ठान या पैठन अस्मक के राजधानी हुआ करते थे। नेक्स्ट, गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, यह आपको विशाल जलयान था। विशाल जलयान
उस समय कला और तकनीक के क्षेत्र में भारत जो था यूरोपीय देशों के तुलना में कई गुना अधिक था। और इसी क्रम में आपको बता दूं कि उस समय भारत में बड़े बड़े विशाल जहाजों का निर्माण हुआ करता था और भारत यूरोप से कई गुना आगे इस मामले में था। तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई और आप सबको सारी बातें समझ में भी आ रही होगी, ठीक ना। तो आज का दिन आपका मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।